and welcome back to Humanities. This is your geography educator Archita Mishra back with the chapter 4 of your book 2, that is water resources. So you must have noticed कि we are following a series in this book जिसमें हम important elements of earth को स्टडी कर रहे हैं. सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पॉपुलेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसको स्टडी किए, फिर उनके सेटलमेंट को पढ़े, फिर लैंड पे सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एग्रीकल्चर उसको स्टडी किए. अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एबॉयटिक कंपोनेंट ऑन अर्थ दैट इज़ वाटर उसकी एक डीप एनालिसिस करेंगे. So in this chapter, firstly, we will be covering water resources of India, along with it, the emerging problems associated with water resource, and then we will look at the conservation strategy and how to manage water resource. That all of these topics we will be covering in this chapter. Now let's start with the chapter. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि what kind of resource is water. तो water एक cyclic resource है. Now what does cyclic means? साइक्लिक का मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स दैट कैन बी रिन्यूड, और इसकी सप्लाई एबंडेंटली अवेलेबल है हमारे अर्थ पे. 71% ऑफ अर्थ इज़ वाटर, सो विच मेक्स इट क्लियर कि वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा है. नाउ वेयर डज द प्रॉब्लम एमर्ज? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब इस 71% ऑफ वाटर में सिर्फ और सिर्फ 3% फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है. तो फ्रेश वाटर इतना कम है, देयरफॉर वाटर बिकम्स अ स्कार्स रिसोर्स, और इस स्कार्स रिसोर्स के चक्कर में टेंशंस कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं. फॉर एग्जांपल वी सी रिवर वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड Pakistan, India and Bangladesh. We see water sharing problems in rivers in states also. Therefore, understanding water as a resource, understanding its availability becomes a very important thing. तो इस चैप्टर में हम वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्टोरल यूटिलाइजेशन एंड मेथड्स ऑफ इट्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे. नाउ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया. As we know that India has 2.45% of world's surface area, 4% of world's water resource and 16% of world's total population. Now what does it show? हमारे पास 16% which is a major share, वर्ल्ड के पॉपुलेशन का एक मेजर शेयर इंडिया में है. बट व्हेन वी लुक एट सरफेस एरिया एंड वाटर रिसोर्स, बहुत ही माइनर, बहुत ही मीगर रिसोर्स इंडिया में है व्हेन इट कम्स टू द लैंड एंड व्हेन इट कम्स टू वाटर. सो इट शोज़ कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है बट रिसोर्सेज बहुत कम है. सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज फॉर अस. सो ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन. तो उसका आंसर होगा 4000 क्यूबिक किलोमीटर. और ये तो हो गया टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन. नाउ ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टोटल फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर. तो वो है 1869 क्यूबिक किलोमीटर. अब ये तो टोटल हो गया इसमें से, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट बेनिफिशियल यूज़ तो सिर्फ 60% दैट इज़ 1122 क्यूबिक किलोमीटर्स, सिर्फ 60% बेनिफिशियल यूज़ के लिए हो पाता है. सो देयरफॉर इफ़ द क्वेश्चन इज़ कि टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन इंडिया, तो वो होगा 1122 क्यूबिक. So now the next topic is surface water resources. It consists of 4 components, namely rivers, lakes, ponds and tanks. अब रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर्स 10,360 रिवर्स है हमारे कंट्री में, और हर एक रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो 1.6 किलोमीटर से एटलीस्ट लंबी है. सो 10,360 रिवर्स अलॉन्ग विथ इट ईच ट्रिब्यूटरी इज़ at least longer than 1.6 kilometer. Now what is the mean annual flow in all river basins हमारे कंट्री में? तो वो है 1869 cubic kilometer. But only 690 cubic kilometer, that is only 32% of surface water utilize हो सकता है. Now what is the reason why is only 32% of surface water can be utilized? तो उसका रीज़न, उसके 3 रीजन्स हैं. पहले है टोपोग्राफिकल, दूसरा हाइड्रोलॉजिकल और तीसरा अदर कॉन्स्टेंट्स. तो टोपोग्राफी वैसी नहीं है, वैसा वहाँ का स्ट्रक्चर नहीं है, लैंडफॉर्म वैसा सपोर्ट नहीं करता सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन का. दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल, मे बी वाटर अनफिट है यूज़ के लिए ही. सो दीज आर द रीजन्स वाई ओनली 32% कैन बी यूटिलाइज्ड. नाउ जो वाटर फ्लो है एक रिवर में वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहता है. सबसे पहला है साइज़ ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जितने भी दूर तक ये वाटर फ्लो करता है एक रिवर में उसका साइज़ कितना है. दूसरा होता है कि रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया, मतलब वो कैचमेंट एरिया में कितना रेनफॉल रिसीव हो रहा है. सबसे पहला उसका खुद का वाटर कितना है कैचमेंट एरिया में,
दूसरा वो कितना रेनफॉल रिसीव करता है. सो ये दोनों को जब हम एडअप करेंगे तो हमें मिलेगा वाटर फ्लो. सो वाटर फ्लो डिपेंड्स ऑन दीज टू फैक्टर्स. नाउ हमें पता है कि प्रेसिपिटेशन दैट मीन्स रेनफॉल हमारे कंट्री में बहुत वेरिएशन में है. कहीं बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है तो कभी बहुत कम है. और ये मेनली जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है, जो रेनफॉल होता है, वो मानसून सीजन में ही कंसनट्रेटेड होता है. अब जो रिवर्स है, अब कुछ रिवर्स है जिनका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस. यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है. अब प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा में एक और रिवर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर है, नॉर्थ ईस्टर्न में है. अब इसमें क्या है, ये जो सारी रिवर्स हैं वो 1/3 ऑफ टोटल एरिया इंडिया का ऑक्यूपाई करती हैं. तो एरिया वाइज तो ये बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई करती हैं, बट 60% ऑफ टोटल सरफेस एरिया जो है वाटर रिसोर्स का, वो यही 3 रिवर्स कैरी आउट करती हैं. तो दैट मीन्स कि टोटल एरिया तो ये बहुत कम ऑक्यूपाई कर रही हैं, बट वाटर रिसोर्स के मामले में, टोटल सरफेस वाटर रिसोर्स के मामले में ये 60%, मोर देन हाफ ऑफ द वाटर दे कंटेन. तो ये था नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स का बात. अब साउदर्न इंडियन रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका जो एनुअल वाटर फ्लो है वो मोस्टली यूटिलाइज हो जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र, गंगा, इनका मोस्टली जो एनुअल वाटर फ्लो है वो उतना यूटिलाइज नहीं हो पाता है. नाउ अब हमने सरफेस वाटर की बात कर ली. अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. So the total replenishable groundwater resource in our country is about 432 cubic kilometer. This data is very important. Remember that. Now next is groundwater utilization. हम देखते हैं कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ कम है. तो नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ इंडियन जो रिवर्स हैं वहाँ पर क्या, जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन वो हाई है. अब जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ पे ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है. वेर एज इन ऑपोजिट टू दिस छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला में यहाँ पे ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन बहुत माइनर होता है और मॉडरेट, इन दोनों के बीच में मॉडरेट होता है यूटिलाइजेशन गुजरात, बिहार, यूपी, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र में. और अगर ये प्रेजेंट ट्रेंड जो है हाई यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर ये चलता रहा तो हमारे डिमांड को सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे. बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होगा, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा होगा तो किसी जहाँ भी कम यूटिलाइजेशन होगा वो तो अगर बाद में देखा जाए तो वहाँ पे यूटिलाइजेशन के लिए वाटर अवेलेबल रहेगा. बट जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे आगे वाटर स्कार्सिटी जैसे प्रॉब्लम्स फेस कर. Lagoons and backwaters. Backwaters are by the way the static portion of the river जहाँ पे currents नहीं flow करते हैं. तो as we all know, India has a vast coastline. तो उस that coastline invites various lakes and lagoons. अब ये कहाँ कहाँ होता है, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे कोस्टल स्टेट्स हैं. तो यहाँ पर जो है लेक्स और लगून्स पाए जाते हैं और ये इनका जो वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्स है वो ऑक्यूपाइड रहता है लेक्स और लगून्स के द्वारा. अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो वाटर होता है इसमें वो ब्रैकिश होता है, मतलब स्लाइटली सॉल्टी होता है और ये जो वाटर है वो फिट नहीं रहता है फॉर ड्रिंकिंग. तो ये फिशिंग और इरिगेशन में इसका यूटिलाइजेशन होता है. नाउ वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन. तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता है वाटर की यूटिलाइजेशन में. तो इंडिया हमें पता है ट्रेडिशनली एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल डोमिनेंट इकोनॉमी है. 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. तो जो इरिगेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, इसको प्रायोरिटी दी गई थी हमारे पहले 5 ईयर प्लान से लेकर के अभी तक के 5 ईयर प्लान में. सब में जो एक प्रायोरिटी होती है वो हमेशा इरिगेशन को दी गई है. इसकी वजह से हम लोगों ने मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज प्रोजेक्ट्स भी कैरी आउट किए हैं, जैसे भाखरा नागल, हीराकुंड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट. ये अभी हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी. तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इरिगेशन को ही मेनली इनका टारगेट था, इरिगेशन को डेवलप करना. तो इंडियाज़ वाटर डिमांड एट प्रेजेंट इज़ डोमिनेटेड बाय इरिगेशनल नीड्स. ये MCQs में पूछा तो इसमें आंसर होगा इरिगेशनल नीड में सबसे ज़्यादा हमारा वाटर यूटिलाइजेशन होता है. So now we will see the sectoral share in groundwater and surface water utilization. तो हमें पता है डोमिनेटिंग तो एग्रीकल्चर ही है, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करता है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को. बट नाउ वी विल लुक एट द शेयर, द एग्जैक्ट शेयर्स. तो सरफेस वाटर में 89% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स एंड ग्राउंड वाटर में 92%, विच इज़ अ ह्यूज शेयर. नाउ लेट्स जंप ऑन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो बहुत ही माइनर है व्हेन कंपेयर टू एग्रीकल्चर. 2% surface water and 5% ground water.
नाउ नेक्स्ट इज डोमेस्टिक सेक्टर। तो हम एक ये ट्रेंड देख रहे हैं जिसमें सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर से कम यूटिलाइज होता है, बोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ऑल्सो। बट यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, यहाँ पे सरफेस वाटर ज़्यादा होता है वेयर एज ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कम होता है। सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन 9% होता है। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टोटल वाटर यूटिलाइजेशन इज़ मच हायर देन अदर सेक्टर्स, विच विल इवेंचुअली फ्यूचर में ये इसमें शेयर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर्स का भी जो शेयर है इन सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन वो बढ़ेगा, बट फॉर नाउ एग्रीकल्चर इज डोमिनेटिंग। नाउ डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो हमें पता है इरिगेशन ही डोमिनेट करता है वाटर यूटिलाइजेशन में। अब हमें हमारे कंट्री में इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है रेनफॉल में। नाउ व्हाट डज दैट मीन? स्पेशियो मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग जो है कि इरिगेशन जो रेनफॉल है वो चेंज होता रहता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं बिल्कुल डेफिशिएंसी में रहता है। टेम्पोरल टाइम के अकॉर्डिंग ओनली मानसून इज़ द टाइम जब हमें एनफ रेनफॉल मिलता है। सो स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी हमारे रेनफॉल में विच जनरेट्स द डिमांड फॉर इरिगेशन। बहुत ज़्यादा जो पार्ट ऑफ कंट्री है वहाँ पे कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो कहीं बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं है, कहीं डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड ड्रॉट प्रोन है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेट्यू, ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पे रेनफॉल बहुत माइनर है या बहुत कम है। विंटर और समर जो सीज़न होता है उसमें मोस्टली हमारा कंट्री ड्राई रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल मिलता नहीं है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें विदाउट अश्योर्ड सप्लाई ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन बहुत ज़रूरी है इसलिए। और ऐसा एरियाज जहाँ पे काफ़ी इरिगेशन मतलब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, वहाँ पर भी जो है कि मॉनसून के टाइम अगर मॉनसून थोड़ा सा भी फेल हो गया तो पूरा जो क्रॉप है, जो पूरा एग्रीकल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कुछ क्रॉप्स है जिनकी वाटर नीड बहुत ज़्यादा है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे राइस, जूट, शुगर केन, तो इन्हें ग्रो करना बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। मल्टीपल क्रॉपिंग भी जब इरिगेशन का प्रॉपर सप्लाई रहता है तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी हो पाता है, बट इफ़ देयर इजंट एनी अश्योर्ड सप्लाई ऑफ इरिगेशन तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी हिंडर होता है। नाउ HYV सीड्स, तो हमें पता है HYV सीड्स के जो मेन रिक्वायरमेंट और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो है इरिगेशन। इरिगेशन उन्हें चाहिए ही। ग्रीन रिवोल्यूशन भी सक्सेसफुल उन्हीं स्टेट्स में हुआ था जहाँ पे इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी है, जैसे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। अब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में 85% से भी ज़्यादा उनका जो नेट शोन एरिया है वो अंडर इरिगेशन है, विच हेल्प्ड HYV सीड्स टू गिव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। व्हीट एंड राइस जो है मेनली इन सब स्टेट्स में ग्रो किया जाता है। और टोटल नेट इरिगेटेड एरिया में से अगर हम लोग स्पेसिफिकली सारे स्टेट की बात करें तो पंजाब में 76.1% और हरियाणा में 51.3% जो इरिगेशन है वो वेल्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू होता है। अब ये दिखाता है कि हमारे इन सब स्टेट्स में जो लार्ज प्रपोर्शन है वो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी इन सब स्टेट्स में हो रहा है। अब क्या हुआ है, ओवर यूज़ होने लगा है ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन का, जिससे जो ग्राउंड वाटर टेबल है वही बहुत डिक्रीज़ कर रहा है, बहुत जल्दी से ख़त्म हो रहा है। तो जो ग्राउंड वाटर है उसका ये सब स्टेट्स में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? तो राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। और वेस्ट बंगाल और बिहार में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इट इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कि कौन से स्टेट में क्या होता है, तो फ्लोराइड के लिए राजस्थान एंड महाराष्ट्र इज़ देयर एंड आर्सेनिक में बिहार और वेस्ट बंगाल है। सो दिस मैप इज़ अबाउट द रिवर बेसिन्स इन इंडिया। तो इंडिया में दो टाइप के रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग में इंडस, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी आती हैं, वेरस ईस्ट फ्लोइंग में गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी एंड बैतरनी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नार, कावेरी आती हैं। सो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से में कहाँ पर क्या कौन सा रिवर है। सो जस्ट रिमेंबर दिस मैप।
ना हम लोगों ने वाटर की तो स्टडी कर ली, उसमें कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता है, क्या सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन का क्या शेयर है, वो सब ने हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि वाटर से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो नाउ एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वो कम होते जा रहा है। रीज़न, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रहा है, और जो अवेलेबल वाटर है वो भी पल्यूट हो गए हैं इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स की वजह से। तो इससे हो क्या रहा है कि हमारा जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। सबसे पहले ये डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। ना व्हाट इज वाटर क्वालिटी? सो वाटर क्वालिटी रेफर्स टू द प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस, जिसमें फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन वेस्ट ना हो, वो जो वाटर होता है उसको, मतलब वो कितना ज़्यादा प्योर है, उसको वाटर क्वालिटी कहते हैं। अब क्या है कि वाटर पल्यूट हो जाता है फॉरेन मैटर्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट से। इससे क्या होता है कि वाटर की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है, कम हो जाती है, बेकार हो जाती है, और ये अनफिट हो जाता है हमारे यूज़ के लिए। ना टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं, लेक्स में, वाटर्स में, ओशंस में, इसमें जाते हैं, एंटर करते हैं और सस्पेंड और डिजॉल्व हो जाते हैं। दैट इज़ वो या तो नीचे बिल्कुल आ जाते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता कि वाटर पोल्यूटेड है, या तो उसमें मिल जाते हैं जिससे क्या होता है वाटर पूरा पोल्यूटेड हो जाता है। इससे होता क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर ख़राब हो जाता है, और इससे क्या होता है एक्वेटिक सिस्टम्स, जो वाटर के अंदर जो भी लाइफ रहती हैं, फिशेज़, वेल्स, इनका जो लाइफ होता है, एक्वेटिक सिस्टम होता है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जो पोल्यूटेंट्स है वो सीप डाउन हो जाते हैं और ग्राउंड वाटर को भी गंदा कर देते हैं। अब टॉकिंग अबाउट रिवर्स, तो गंगा एंड यमुना आर हाईली पोल्यूटेड रिवर्स। नाउ वी विल लुक एट द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में हमारे बुक में 4 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हैं इसमें। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा है वाटर शेड मैनेजमेंट, तीसरा है रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर, चौथा है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो नाउ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़रूरी है हमें कंजर्व करना और इफ़ेक्टिवली मैनेज करना हमारे वाटर को। तो अब इसमें क्या है कि इतना ज़्यादा जहाँ पे ओशंस है वहाँ पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ डीसेलिनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या है कि उनकी अवेलेबिलिटी को ज़ीरो ही माना जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको डीसेलिनाइज, क्योंकि बहुत सॉल्टी वाटर होते हैं और सी और ओशन के, तो सी और ओशन के जो वाटर की अवेलेबिलिटी उसे हम लोग बिल्कुल ना के बराबर मानते हैं। तो इसलिए हमें बहुत इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, पॉलिसीज़ बनाने होंगे, लॉज बनाने होंगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हमें वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ और मेथड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और पोल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए। तो हमें ये सारी जो 4 मेनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये सब अभी बिल्कुल ऑन प्रायोरिटी इनको कैरी आउट करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब जो रिवर्स अपर स्ट्रेचेस में है, जो हिल्स के एरिया में जहाँ पे लेस पॉपुलेशन है, वहाँ की वाटर क्वालिटी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स। अब हमें वाटर का यूटिलाइजेशन है कहाँ कहाँ, तो हमें इरिगेशन में होता है, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ में होता क्या है, एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब रिवर में एंटर करते हैं। डोमेस्टिक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ये एंटर करते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंटर करते हैं। ये सबसे होता क्या है कि एट द एंड रिवर पोल्यूटेड हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स वो कब हाई रहता है, समर्स में ज़्यादा रहता है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि समर के टाइम फ्लो जो है रिवर का वो कम रहता है। जब फ्लो कम रहता है तो वो मोर एब्जॉर्बिंग बन जाता है और ज़्यादा पोल्यूशन कैरी आउट करता है। अब इस मेजर प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया है, जो कि वर्क करता है अलॉन्ग विथ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये मॉनिटर करता है वाटर क्वालिटी को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेशंस में, जिसमें 507 स्टेशंस पे ये करता है। अब इसमें मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो CPCB फाइंड की है वो ये है कि ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन, ये मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है हमारे कंट्री में इन रिवर्स। और जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है वो है यमुना, और ये कौन से वाले स्ट्रेच में, तो बिटवीन दिल्ली एंड इटावा, इसके बीच में जो यमुना बहती है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। और अदर पोल्यूटेड रिवर्स हैं साबरमती एट अहमदाबाद, गोमती एट लखनऊ, काली, अद्यार, कुंभ, वैगई एट मदुरई,
मूसी ऑफ बिहार ऑफ हैदराबाद, गंगा एट कानपुर एंड वाराणसी। इन सब रिवर्स जो हैं, ये सब रिवर्स मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर्स हैं, जिसमें से यमुना जो है वो सबसे ऊपर आती है। वी आर नोटिसिंग हाई ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसके अलावा ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लेजिस्लेटिव प्रोविजन का अच्छे से हो नहीं पाया है। जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। रिमेंबर दीज एक्ट्स एंड देयर टाइमलाइंस, इट्स इंपॉर्टेंट। 1997 में 251 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को पाया गया था जो रिवर्स और लेक्स को पोल्यूट कर रहे हैं। वाटर सेस एक्ट आया था 1977 में, वो भी बहुत मीगर, बहुत मार्जिनल इम्पैक्ट किया है। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अभी के टाइम में कि पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर स्कार्सिटी, इसके बारे में पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज रिसाइकल एंड रीयूज़ ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि हमें रिसाइकलिंग करना चाहिए वाटर। वाटर एक ऐसा रिसोर्स नहीं है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम वाटर को वाटर से हम लोग शार ले लिए हैं तो वो वाटर ज़रूरी नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा, उसका हम अलग जगह यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो जो लेसर क्वालिटी के वाटर हैं जैसे रिक्लेम्ड वाटर, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल नीड में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो प्योर वाटर सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए चाहती है। वाटर का तो जो काम है वो अगर लेसर क्वालिटी का भी है तो वो इरिगेशन हो सकता है, उससे इंडस्ट्रियल काम हो सकता है, उससे जो वाटर करना होता है प्लांट्स को, उससे वो हो सकता है। लेसर क्वालिटी ऑफ वाटर कैन डू दीज जॉब्स। तो वाटर आफ्टर बाथिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स, इसको वी शुड यूज़ फॉर गार्डनिंग। और जैसे अगर हमें वाटर ये व्हीकल्स को वॉश करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको भी हम गार्डनिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वे व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेव बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। अगर ये सब लेसर क्वालिटी का अगर हम लोग यूज़ कर लेंगे फॉर दीज पर्पसेस, सो इससे क्या होगा, हमारा जो बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर है वो अवेलेबल रहेगा फॉर ड्रिंकिंग। अभी क्या है, लिमिटेड स्केल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट एनॉर्मस लिमिटलेस स्कोप है फॉर रिप्लेनिशिंग वाटर थ्रू रिसाइकलिंग। तो इस तरह से जैसे हम लोग ये सारा जो लेसर क्वालिटी का है वो ये सब जॉब्स के लिए कर सकते हैं, गार्डनिंग, इरिगेशन, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ऐसे क्या होगा, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है रिसाइकल एंड रीयूज़ ऑफ वाटर के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो हमें पता है रेनफॉल होता है तो उसमें सारे जो वाटर होता है वो वेस्ट हो जाता है। नाउ टू कंजर्व दैट देयर इज़ दिस मेथड, इट इज़ यूज टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। वो वही रेन वाटर को स्टोर करता है, कैप्चर करता है पहले, फिर स्टोर करता है फॉर वेरियस यूजेस। हमें पता है कि ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है, अभी हम लोगों ने स्टडी किया था तुरंत ही कि उसका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो उसको रिचार्ज करने के लिए वी कैन यूज़ रेन वाटर। इससे इफेक्टिवली रेन वाटर वेस्ट भी नहीं होगा और ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अदर बेनिफिट्स हैं लो कॉस्ट, इको फ्रेंडली, और इस टेक्निक का यूज़ करके हम हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर को चैनलाइज कर सकते हैं बोरवेल्स, पिट्स एंड वेल्स में। इसके अदर बेनिफिट्स हैं कि सबसे पहले तो ये वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज करता है विच इज़ वेरी जनरल। एंड फिर क्या होता है कि जो डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी वो इंक्रीज़ करता है। क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है। कैसे? डाइल्यूट कर करके जो कंटामिनेंट्स, जो पल्यूटेंट्स हैं लाइक फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, इनको क्या डाइल्यूट कर करके ये क्वालिटी भी वाटर का इम्प्रूव करता है। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, फ्लडिंग को प्रिवेंट करता है। जब ज़्यादा रेनफॉल होगा तो फ्लडिंग होगा, बट जब उसको चैनलाइज कर दिया जाएगा ग्राउंड वाटर में या कहीं और, तो क्या होगा, फ्लडिंग भी रुक जाएगा। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन जो होता है कोस्टल एरियाज़ में, अगर उसको भी हम लोग चाहें तो रेन वाटर के थ्रू उसको भी अरेस्ट, उसको भी कम, उसको भी एंड कर सकते हैं। वी कैन सी इन विलेजेस ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, जैसे रूरल एरियाज़ में, जैसे सरफेस स्टोरेज बॉडीज़ में हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन टैंक्स। उसमें क्या होता है, जब रेन वाटर होता है, जब रेनफॉल होता है तो वो सारा वाटर ये सब चीज़ों में स्टोर हो जाता है, जिससे उनका यूटिलाइजेशन बाद में किया जा सकता है। राजस्थान में कुंड या टंका बनता है। वो क्या होता है, एक अंडरग्राउंड टैंक होता है, बिल्कुल कवर्ड होता है, उसमें जब रेन वाटर होता है तो रेनफॉल जब होता है तो उसमें स्टोर किया जाता है। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के।
पहला है हार्वेस्टिंग वाटर ऑन रूफ टॉप्स एंड ओपन स्पेसेस। हम लोग अपने जैसे जो रूफ टॉप होता है उसको बिल्कुल सराउंड कर करके हम लोग उसमें वाटर स्टोर कर सकते हैं। इससे होता क्या है, जो कम्युनिटी डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर पे डोमेस्टिक यूजर्स के लिए वो कम हो सकता है। हम लोग वही जो अरेस्ट किए रहेंगे वाटर को उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक यूजर्स के लिए, और ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन इससे क्या होगा, कम होगा। तो इससे अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा है डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर। हमें पता है कोस्टल एरियाज़ में क्या हो रहा है, डीसैलिनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर हो रहा है, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा है कि हम लोग जो वाटर सरप्लेस, जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे वाटर बहुत कम है, वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाटर। ये कैसे होगा, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। अगर एक रिवर है जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर है, एक कम है, तो हम उनको लिंक कर करके जो वाटर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स को यूज़ कर करके हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर करके प्रैक्टिस करके रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अभी करंट टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर रिलेटेड इशू है वो है प्राइसिंग ऑफ वाटर। नाउ व्हाट डज दैट मीन, हमारा जो वाटर का प्राइस है, जो वाटर की वैल्यू है, वो बहुत इंक्रीज कर रही है। इवन इफ़ यू विल गो टू बाई अ बिस्लेरी बॉटल तो इट विल कॉस्ट वेरी हाई। तो क्या हुआ, प्राइसिंग ऑफ वाटर इज बिकमिंग अ मेजर चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ वाटर शेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से या इसके सब टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। नाउ व्हाट इज वाटर शेड मैनेजमेंट? So it refers to efficient management and conservation of surface and groundwater resources. It involves prevention of runoff and storage and recharge of groundwater through various methods like percolation tank या recharge wells etc. ये क्या करता है, जो फालतू का वाटर ऐसे रन करता है उसको प्रिवेंट करता है, उसका स्टोरेज भी यूज़ करता है, रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को वेरियस मेथड्स के थ्रू। सो ये सारे जो मेथड्स हैं इट इज़ इन्वॉल्व्ड अंडर वाटरशेड मैनेजमेंट। नाउ इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है विच यू नीड टू लर्न। सो वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड्स conservation, regeneration and judicious use of all resources, natural which includes land, water, plants and animals and human within a watershed। इसका मतलब है वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो कंजर्वेशन, उसका रीजनरेशन और दिमाग से एक जुडिशियसली बिल्कुल यूज़ करना रिसोर्सेज का सिखाता है। और इसमें सारे रिसोर्सेज आते हैं, नॉट जस्ट वाटर बट नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें लैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आता है, और ह्यूमन का जो ह्यूमन साथ में नेचुरल प्लस ह्यूमन का एक वाटर शेड में होना, एक छत के नीचे हो कर करके कंजर्वेशन, रीजनरेशन, जुडिशियस यूज़ सिखाता है। अब इसका एम है टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज और हमारे सोसाइटी पे, और ये सक्सेसफुल तभी होगा जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। व्हेन ईच एंड एवरी पीपल ऑफ कम्युनिटी विल पार्टिसिपेट इन वाटरशेड मैनेजमेंट, इट विल बी देन ओनली जब ये सक्सेसफुल होगा। तो बहुत सारे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। उसमें सबसे पहले हरियाली भी एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका एम है वाटर को कंजर्व करना रूरल पॉपुलेशन को के मदद से, और इसका यूटिलाइजेशन करना फॉर वेरियस पर्पसेस, कंजर्व करना उसको वेरियस पर्पसेस जैसे ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज और एफॉरेस्टेशन के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है वो ग्राम पंचायत अलॉन्ग विथ कम्युनिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन एग्जीक्यूट कर रहा है। सो दिस वॉज अबाउट हरियाली। नेक्स्ट इज़ नीरू मीरू विच इज़ वाटर एंड यू इन आंध्र प्रदेश। तो पहला हरियाली था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था, और ये जो है वो आंध्र प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है, ये है। और उसके बाद दूसरा है अरवरी पानी संसद, ये अलवर राजस्थान में है। ये दोनों में जो मेन एम है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जैसे परकोलेशन टैंक्स, डग आउट पॉन्ड्स जिसको हम लोग जोहात कहते हैं, चेक डैम्स etc। इनका ये सारे का कंस्ट्रक्शन इनको करना है विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन। तमिलनाडु में तो इतना ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो गया है कि उन्होंने कंपलसरी बना दिया है कि हर एक हाउस में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी है, बनना ही होना चाहिए। कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है।
So therefore, watershed development projects in some areas have been successful in rejuvenating environment and climate and economy. But problem ये है कि बहुत कम केसेस में ये सक्सेस स्टोरीज हैं, whereas मेजॉरिटी केसेस में ये अभी नेसेंट एज में, दैट मीन्स अभी बिल्कुल इनिशियल एजेस में है, इनिशियल स्टेजेस में है. सो देयरफॉर अभी बहुत स्कोप है वाटरशेड मैनेजमेंट में, बट अभी हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर बहुत ही कम किया है. ना वाटरशेड डेवलपमेंट पे ही बेस्ड एक केस स्टडी दी गई है बुक में, जो कि रालेगंज सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र की केस स्टडी है, जो एक परफेक्ट एग्जांपल शो करता है ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट. तो 1975 में ये विलेज पोवर्टी और लीकर ट्रेड में फंस चुका था. तो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल वहाँ पर थे जो कि स्टूड अप हुए और इंटरेस्ट लिए इन वाटरशेड डेवलपमेंट, और इन्होंने इंफॉर्मेशन स्प्रेड की अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, वॉलंटरी लेबर, और प्रिवेंट किया उन्होंने ओपन ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज को, लिकर प्रोहिबिशन, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया और एजुकेट किया विलेज को पूरे. फिर तरुण मंडल एक वो यूथ ग्रुप था जिसने डाउरी सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी पे आवाज़ उठाई और इसको डिस्करेज किया. न्याय पंचायत बने, इनफॉर्मल कोर्ट्स. तो ये सारा जो ये केस स्टडी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें मेन चीज़ें यही थी. और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल, वाइल फॉर्मिंग एन आंसर फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट, यू कैन इंक्लूड दिस एग्जाम्पल कि कैसे बिल्कुल एक बेकार विलेज से कितना अच्छा ये विलेज बन गया विद द हेल्प ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट. वी कैन सी ये वेरियस मेथड्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के. सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू हार्वेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पर लेक्स के थ्रू, तो यहाँ पे सर्विस वेल्स, तो यहाँ रिचार्ज वेल्स. सो दीज आर वेरियस मेथड्स जिसके थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट अब दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ बुक में दी गई हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्रीक्वेंटली इस पे एग्जाम में नोट्स मोस्टली लिखने के लिए आ जाता है. सबसे पहले है इंडियाज़ नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ 2002. तो इसका एम था वाटर एलोकेशन प्रायोरिटी सेट करना, एंड इट वाज सेट इन दिस ऑर्डर. फर्स्ट वाज ड्रिंकिंग वाटर, देन इरिगेशन, देन हाइड्रो पावर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल एंड अदर यूजेस. सो इस वे में जो वाटर एलोकेशन प्रायोरिटीज़ थी वो सेट की गई थी, और इनका प्रोग्रेसिव न्यू अप्रोचेस थे टू वाटर मैनेजमेंट. इनके जो की फीचर्स थे उसमें सबसे पहला है इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स शुड इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट. तो ड्रिंकिंग के लिए ड्रिंकिंग को सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है. तो जहाँ पर भी इरिगेशन का प्रोजेक्ट कैरी आउट किया जाएगा उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि हमें ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना है. सबसे फर्स्ट, सेकेंड इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ड्रिंकिंग वाटर. सबसे पहले ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर हम लोग को अरेंज करना होगा, और हमें इसके लिए वेरियस मेजर्स लेने होंगे टू लिमिट एंड रेगुलेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज़ हमें मॉनिटरिंग करनी होगी क्वालिटी ऑफ वाटर की, ताकि हम अगर क्वालिटी ख़राब है तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं उसको कैरी आउट कर सकें. नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ इफ़िशियंसी ऑफ यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन की इफ़िशियंसी को भी इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था. अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए लाया गया था, और कंजर्वेशन को स्प्रेड करने के लिए लाया गया था, ताकि कंजर्वेशन के लिए सारे लोग स्टेप्स लें, एजुकेट हो, रेगुलेट करें, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव. अगर कोई अच्छा से कंजर्वेशन कर रहा है तो हम लोग उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करें ताकि वो और मोटिवेट हो कंजर्व करने के लिए, और अगर कोई इसका वेस्ट कर रहा है तो उसको डिसइंसेंटिवाइज करें, उस पर थोड़ा फाइन वगैरह चार्ज करें, सो दैट वो डिस्करेज हो वाटर को वेस्ट करने के लिए. So this was launched under Ministry of Rural Development, and this was all about India's National Water Policy of 2002. Now next is जल क्रांति अभियान ऑफ 2015 and 16. हमें पता है वाटर रिसाइकलेबल रिसोर्स है और उसकी अवेलेबिलिटी हमारे कंट्री में बहुत कम है, और जो गैप है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये जो गैप है वो वाइडन हो रहा है. क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है तो इसकी वजह से भी हमारा जो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रही हैं. तो इंडिया एक यूनिक सिचुएशन में है जिसमें उसका पॉपुलेशन तो बिल्कुल हाई है, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बट प्रॉब्लम है कि हाई वाटर डिमांड भी उसके साथ है. तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही बन जाता है कि वाटर की डिमांड भी हाई हो रही है, एट द सेम टाइम पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो रही हैं, तो इसके लिए वाटर की तो अवेलेबिलिटी ज़रूरी है. सो देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग अ वेरी एमर्जिंग प्रॉब्लम. तो जल क्रांति अभियान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया है इन 2015 एंड 16, हैविंग एन एम ऑफ इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी. और वाटर सिक्योरिटी कैसे वो अचीव करना चाहते हैं? बाय
पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हर एक पर्सन के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी कराना इज इट्स एम। वाटर जो पीपल हैं इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन और इंश्योर कर रहे हैं वाटर की अवेलेबिलिटी। सो इस अभियान में लोकल बॉडीज़, एनजीओ, सिटीजन्स ये लोग इन्वॉल्व हैं और इनका जो मेन एम है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि सिलेक्शन ऑफ वन वाटर स्ट्रेस्ड विलेज इन ईच 672 डिस्ट्रिक्ट्स टू क्रिएट जलग्राम। हर 672 डिस्ट्रिक्ट में से एक वाटर के लिए वाटर स्ट्रेस्ड विलेज के लिए सिलेक्शन होगा जिसको हम लोग जल ग्राम के नेम से बुलाएंगे। Second is identification of model command area of about 1000 hectares in different parts of the country. For example, UP, Haryana North, Karnataka, Telangana, Tamil Nadu South, Rajasthan, Gujarat West, Odisha East, Meghalaya North East. तो इसका मॉडल कमांड एरिया मतलब एक अच्छा सा एरिया बिल्कुल सेलेक्ट कर देना है। 1000 हेक्टेयर में हर एक 1000 हेक्टेयर में एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है जो एक इंस्पिरेशन बने अदर एरियाज में टू कैरी आउट वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। तो यूपी हरियाणा नॉर्थ में एक एग्जांपल बनेगा फॉर अदर स्टेट्स टू वर्क लाइक देम और वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस करें। थर्ड इज अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को हटाना वाटर कंजर्वेशन और आर्टिफिशियल रिचार्ज करके, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को कम करके और आर्सेनिक फ्री वेल्स का कंस्ट्रक्शन करके सेलेक्टेड एरिया ऑफ कंट्री में हम लोग पॉल्यूशन को अबेट करना चाहते हैं, पॉल्यूशन को रिमूव करना चाहते हैं। फोर्थ इज क्रिएटिंग मास अवेयरनेस, अवेयरनेस इज मस्ट। अभी बहुत लोग को पता ही नहीं है कि वाटर हमारे पास स्कार्स रिसोर्स है और लिमिटेड अवेलेबल है। सो ये जो अवेयरनेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड। सोशल मीडियाज़ के थ्रू, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर्स, ऐसे राइटिंग, कॉम्पिटिशन्स, ये सब चीज़ कर करके हमें अवेयरनेस को जो है वो इंक्रीज़ करना है। सो देयरफॉर जल क्रांति अभियान का जो मेन मिशन है, मेन एम है, वो है टू प्रोवाइड लिवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू वाटर सिक्योरिटी। वाटर सिक्योरिटी के थ्रू लाइवलीहुड प्रोवाइड करना और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है इज इट्स एम। So with this we come to the end of this chapter. If you like the explanation, hit the like button, share it with your friends and classmates and subscribe to the channel. Thanks for watching. Happy learning.